जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड डिफेंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे और इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो इन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर मीर जाफ़र, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जान लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी वो हुई थी 23 जून 1757 यानी कि 23 जून 1757 को हुई थी। ये एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था, ये बात आप ध्यान रखें। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसे लेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो एक साइड तो थे रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से और दूसरी साइड थे सिराजुद्दौला और उसके साथ में जो कि लास्ट नवाब ऑफ बंगाल थे और उसके साथ में फ्रेंच अलाइज थे। तो एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और उस एक तरफ से थे सिराजुद्दौला। तो ये कह रहे हैं कि किसको बनाया गया नवाब बंगाल बैटल ऑफ प्लासी के बाद? तो ये थे यहाँ पर मीर जाफ़र। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये किसके साथ मिल गए थे? अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द कोडावा कम्युनिटी ऑफ कुर्ग वर्शिप वेपन्स ड्यूरिंग द डैश फेस्टिवल। कोडावा एक कम्युनिटी है कुर्ग के अंदर। कुर्ग जगह है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में कुर्ग जगह पर एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है कोडावा। वो क्या करती है कि वो वेपन्स की पूजा करती है, हथियारों की पूजा करती है एक फेस्टिवल के ऊपर। तो कौन से फेस्टिवल के ऊपर वो हथियारों की पूजा करती है? तो उस फेस्टिवल का नाम है कलीपोद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये फेस्टिवल है केलपोद। इसके ऊपर कोडावा जो कम्युनिटी है जो कि कुर्ग इलाके में पाई जाती है कर्नाटका के, वो क्या करती है इस समय पे वेपन्स यानी कि हथियारों की पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मैनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। कि जो सूर्य की रोशनी है वो कितने रंगों से मिलकर बनी है? बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। हम सभी को पता है कि सनलाइट में जो टोटल कलर होते हैं वो होते हैं 7। ठीक है, 7 कलर होते हैं और 7 कलर को हम वही विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं। वी से वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्या होते हैं? कलर होते हैं 7 कलर, जो कि हमें किस में दिखाई देते हैं? इंद्रधनुष में भी दिखाई देते हैं। वो सनलाइट के कलर होते हैं। तो सनलाइट में कितने कलर होते हैं? टोटल 7 कलर होते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो जो कामाख्या टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो गुवाहाटी के अंदर लोकेटेड है। गुवाहाटी आपको पता है असम में है। तो गुवाहाटी के अंदर सिचुएटेड है कामाख्या टेम्पल। और ये मेनली जो है कामाख्या जो वर्ड है वो जो हिंदू देव हैं कामदेव उनके नाम से आया। और यहाँ पे जो इस तरह के जादू से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या तंत्र मंत्र से जो रिलेटेड विद्याएं होती है उनका यहाँ पे उससे रिलेटेड ये चीज़ है। तो कामाख्या टेम्पल कहाँ पे? गुवाहाटी के अंदर सिचुएटेड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कामाख्या टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, तो गुवाहाटी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट implies that sustainable development should take a holistic approach toward notion of progress and give equal importance to non-economic aspect of well-being। यानी कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट ऐसे कहता है कि हमें नॉन इकोनॉमिक यानी कि जो पैसे को छोड़ के अलग एस्पेक्ट हैं वेलबींग के, भलाई के, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे चाहे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर लो, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर लो या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर लो, इन तीनों के अंदर ही इकोनॉमी की बात होती है, पैसे की बात होती है। लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी को छोड़ के जो नॉन इकोनॉमिक कंसेप्ट है, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वेलबींग के लिए। देखो कई बार ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए बड़ा बनाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बस अगर आप इस चीज़ को देख लें, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग यानी कि भलाई के लिए जो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो किस में कंसीडर करे जाएंगे? तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3।
ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के अंदर हम नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग को कंसीडर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप साथ के साथ खुद भी आंसर बताइए, वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी आप बताइए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी के एग्ज़ाम के लिए, CDS, NDA, FCAT, एयरफोर्स, X ग्रुप, Y ग्रुप, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, Y ग्रुप, X ग्रुप में तो जीके नहीं आती, तो Y ग्रुप का एग्ज़ाम है, आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है सभी के अंदर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे और इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति के तौर पर, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि इंडिया डिवाइडेड जो बुक लिखी गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा जो नीचे ये तीनों बुक दी गई है ना, ये लिखी गई हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में आ जाएगा। एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड्स फ्रीडम किसने लिखी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये तीनों बुक जो इसके नीचे हैं ये किसने लिखी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हैं। और इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following books was written by James Mill। तो जेम्स मिल के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ए पासेज टू इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, या फिर द ग्रेट म्यूटिनी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो दादा भाई नेरोजी ने लिखी है, आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नेरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नेरोजी को। एक ये क्वेश्चन भी है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है। तो ये तो इन्होंने लिखी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ए पासेज टू इंडिया ये लिखी है E.M. फॉरेस्टर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। ए पासेज टू इंडिया जो बुक है किसने लिखी है, E.M. फॉरेस्टर ने लिखी है। द ग्रेट म्यूटिनी जो बुक लिखी है वो लिखी है क्रिस्टोफर हिब्बर्ट ने। द ग्रेट म्यूटिनी बुक किसने लिखी है, क्रिस्टोफर हिब्बर्ट ने। तो बची कौन सी, बचा ऑप्शन नंबर 3, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया बुक किसने लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया बुक लिखी है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जेम्स मिल, इन्होंने लिखी थी 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया 2019 का, उसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी थी, तो 2019 वाले में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 129। अब जो इंडिया की रैंक है रिसेंट वाले के अंदर वो है 131। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ से एक क्वेश्चन सीखो। अब 2019 वाला पूछने तो नहीं वाले आपसे एग्जाम में, सही बात है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हमको यहाँ से ये पता लग गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है UNDP। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इशूड बाय या रिलीज्ड बाय, तो कौन करता है, तो UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP की फुल फॉर्म होती है, आपको ये बात यहाँ से ध्यान रख के जानी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से मूव्ड होके किसने पेंट किया था फेमस इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की जो इमेज है, भारत माता का जो पोर्ट्रे है वो किसने बनाया था। इनमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर, अवनिंदर नाथ टैगोर, ज्योतिंद्र नाथ टैगोर या द्विजेंद्र नाथ टैगोर। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से किसने भारत माता की इमेज को बनाया था। तो वो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनिंदर नाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी मूवमेंट जब था तो उससे मूव होके इन्होंने पेंट किया था फेमस इमेज ऑफ भारत माता।
तो भारत माता की जो फेमस इमेज है उसे किसने बनाया था? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अवनिंद्रनाथ टैगोर, AB, अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफिज एक पोएट था, ठीक है, जिसकी जो पोएम्स की कलेक्शन है ना उन्हें दीवान या फिर दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सी शताब्दी का पोएट था, ये यहाँ पे पूछा गया है। दीवाने हाफिज किसकी रचना है? हाफिज की रचना है। कौन सी शताब्दी का पोएट था? तो वो 14वीं शताब्दी यानी कि 14th सेंचुरी का पोएट था। बस डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय द इंजेस्टिंग पोल्यूटेड वाटर? पोल्यूटेड वाटर यानी कि पानी से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है? नहीं है यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि टाइफाइड तो कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से होता है, तो ये तो है। कोलेरा भी होता है बिल्कुल पानी की वजह से, खराब पानी की वजह से। मेनिंजाइटिस भी होता है खराब प्रदूषित पानी की वजह से, कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से। लेकिन रेबीज जो है, रेबीज आपको पता है कुत्ते के काटने से, चमगादड़ के काटने से, यानी कि डॉग बाइट से, तो इस तरीके से होता है। तो रेबीज यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये पोल्यूटेड वाटर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। बाकी जो टाइफाइड, कोलेरा और मेनिंजाइटिस है वो किससे होते हैं? पोल्यूटेड वाटर से होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हैव ट्विन सेंचुरीज इन हिज मेडन? मेडन मतलब होता है यहाँ पे पहला। तो पहली अपीयरेंस के अंदर, जब वो टेस्ट ओपनर में पहली अपीयरेंस उन्होंने की थी, तो पहली ही अपीयरेंस के अंदर इनमें से ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी, ट्विन सेंचुरी लगाई थी मेडन अपीयरेंस के अंदर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक हो गया हमारा Zn, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। ये कह रहे हैं कि उससे क्या बना? पहले तो जिंक सल्फेट बन गया यानी कि ZnSO4 बन गया, तो बचा क्या? देखो Zn यहाँ से ले लिया, SO4 यहाँ से ले लिया, तो बचा क्या? सिर्फ H2 बचा। और H2 क्या? ये तो हाइड्रोजन ही है। मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसे हम 2H भी लिख सकते हैं। तो ये तो 2 हाइड्रोजन बचे बस। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से आपको ये इजीली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर? इनमें से कौन से प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बोरिस गालफैंड, सैदियो मेने, पीटर सेविडलर या फिर मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन तो आप जानते हैं किस खेल से रिलेटेड है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप ज़रूर बताएं सर्च करके कि मैग्नस कार्लसन जो है वो किस खेल से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैडियो मैने जो है वो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल प्लेयर है, प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर? देखो एसिड बेस, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आता है कि जब हम एसिड को बेस से मिलाते हैं तो क्या बनता है? जब हम एसिड को बेस से मिलाते हैं तो साल्ट प्लस में वाटर बनता है। एग्जाम्पल के लिए एसिड हमने ले लिया HCl, बेस ले लिया हमने NaOH। क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा। NaCl क्या होता है? नमक होता है। H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? नमक और पानी बन जाता है, सोल्ट प्लस में वाटर बन जाता है। अब यहाँ पे बात क्या है कि एसिड बेस को इंडिकेटर करने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है। तो नहीं है अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं तो जो थाइम के लीव्स होते हैं ये एसिड बेस इंडिकेटर नहीं होते हैं। बाकी जो ये है जिरेनियम फ्लावर, रेड कैबेज लीव्स और पेट्यूनिया फ्लावर्स, ये तीनों के तीनों नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, तो जिरेनियम फ्लावर, रेड कैबेज लीव्स और पेटूनिया फ्लावर्स, ये तीनों के तीनों नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं। जबकि थाइम लीव्स जो होते हैं वो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि एक बक्सा टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व। जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो वेस्ट बंगाल में है।
पहले तो यही आ जाएगा एग्जाम में कि बक्सा टाइगर जो रिजर्व है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। टाइगर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया टाइगर को सेव करने के लिए, वो कब चलाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा था वो तो था 1972, और उसके बाद में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वेस्ट बंगाल के अंदर बक्सा टाइगर रिजर्व थ्रेटेंड हो रहा है, किसके कारण, क्योंकि वहाँ पे डोलोमाइट की माइनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। डोलोमाइट क्या होता है, एक और होता है और जिससे मेटल निकाले जाते हैं। डोलोमाइट होता है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मेनली ये मैग्नीशियम निकालने के काम आता है। कॉपर आपको पता ही है, कॉपर कॉपर होता है, Cu जो होता है। मैग्नेटाइट लोहे का और होता है Fe3O4। हेमेटाइट भी आयरन का और होता है Fe2O3, इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि डोलोमाइट का क्या फार्मूला है, तो डोलोमाइट होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नेटाइट होता है आयरन का और है Fe3O4। हेमेटाइट होता है आयरन का और है Fe2O3। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपली स्टेट्स वाज एनेक्स्ड। एनेक्स्ड का मतलब होता है अपने अंदर मिलाना, ठीक है। एनेक्सेशन होता है किसी भी देश को अपने अंदर अगर मिला लेता है कोई, किसी भी जगह को अपने अंदर मिला लेता है कोई देश, तो उसको एनेक्सेशन बोलते हैं उस चीज़ का। तो कौन सी प्रिंसिपली स्टेट्स थी जिसे एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, क्या बोल के कि मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब, के नवाब ना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट अच्छे से वो नहीं चला पा रहा है, तो उसे क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया। तो ऐसी कौन सा इसके अंदर से उदयपुर को किया गया, अवध को किया गया, नागपुर को किया गया या सतारा को किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अवध का नवाब बोल दिया कि ये जो नवाब हैं ये अच्छे से गवर्नमेंट को नहीं चला पा रहे हैं या फिर मिस गवर्नमेंट ये कर रहे हैं, इसीलिए इसको अंग्रेजी हुकूमत के अधीन किया जाता है। वैसे ये चीज़ जो आई थी कि किसी भी स्टेट को अपने अंदर मिला लेना, अगर वो कोई भी उत्तराधिकारी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसका कंसेप्ट था, लॉर्ड डलहौजी का कंसेप्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द कंपनी टूक ओवर द प्रिंसिपली स्टेट्स ऑफ सतारा, सबसे पहले सतारा को इसके अंडर की, सतारा को अंग्रेजी हुकूमत के अंडर किया गया, फिर जैतपुर को, फिर जैतपुर एंड सांबलपुर को, फिर भगत को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को। झांसी की लड़ाई इसी बात के ऊपर हुई थी, झांसी की रानी ने युद्ध इसी बात के ऊपर लड़ा था। फिर नागपुर को, फिर टोर एंड आरकोट को। तो इस तरीके से एक एक करके कई राज्यों को क्या किया गया, एनेक्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर, जो कि किसने दी थी, लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो इन 1931 द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी रिवाइज्ड द इशू ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं एक बार। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1935, ये बात सही है क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, इसीलिए 1 अप्रैल से हमारी जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी, स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, RBI की, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, अब तीसरा देखो, इन 1929 द हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल बैंक टू बी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, और नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रखा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1934। ये बात भी बिल्कुल सही है, चौथे वाली बात भी बिल्कुल सही है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और 1931 के अंदर इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी रिवाइज द इशू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये वाली भी बात भी ठीक है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 1929 के अंदर यंग कमीशन ने, हिल्टन यंग कमीशन ने क्या किया था, ये किया था, ये वाली बात गलत है क्योंकि ये 1929 में नहीं बल्कि 1926 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बाकी यहाँ पे ठीक है, और RBI के बारे में हमें जानने को मिली जानकारी बहुत सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सन ऑफ हेड रिवर।
तो इस वर्ड से आपको परेशान नहीं होना। स्नोफेड का मतलब होता है जिसको अपना पानी बर्फ़ से मिलता है, यानी कि जो पहाड़ों से स्टार्ट होती है, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से पानी मिलता है, तो उसको हम स्नोफेड रिवर बोलते हैं। अब ये गोदावरी, कावेरी और नर्मदा ये तो साउथ इंडिया की नदियाँ हैं, उस साइड तो बर्फ़ वाली बात ही नहीं है, बर्फ़ तो ऊपर हिमालयाज़ के अंदर होती है। तो इसका मतलब जो ऊपर से नदियाँ आती हैं वो स्नोफेड रिवर होंगी। तो इनमें से एक ही ऑप्शन है, यानी कि यमुना जो नदी है वो हमारी क्या होगी, स्नोफेड रिवर होगी। वेयर वाज दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यमुना हमारी स्नोफेड रिवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वाज दी फर्स्ट जूट मिल सेट अप इन कोलकाता इन 1859। 1859 के अंदर कोलकाता में जूट की मिल लगाई गई पहली। जूट की खेती जो ज़्यादातर होती है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की साइड होती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से हमको पता लग रहा है, क्योंकि वहीं पे लगेगी ना, कोई भी मिल लगेगी जहाँ पे उस चीज़ की खेती होती होगी, जहाँ पे उस चीज़ का उत्पादन होता होगा। ठीक है, तो पहली जो जूट मिल लगाई गई थी कोलकाता के अंदर वो कोलकाता के रिसरा में लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे लगाई गई थी, कोलकाता के रिसरा में 1859 में, यानी कि 1859 में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज इनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1978, 1878 सॉरी, 1878 के अंदर कौन सा ब्रिटिश एक्ट पास किया गया था। ऑप्शन दिए गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, या फिर ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस अगर हम बोलते हैं तो यानी कि देसी भाषाएं या फिर लोकल लैंग्वेजेस जो होती हैं, यानी कि जिस तरीके से पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। इस तरीके से जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो क्या होता था, अंग्रेज़ों के साथ होती थी दिक्कत। अब कोई भी न्यूज़पेपर अगर हिंदी या इंग्लिश में छप गया वो तो उन्हें समझ में आ जाता था, क्योंकि हिंदी भी उन्होंने समझ ली थी, लेकिन लोकल लैंग्वेजेस, उनको सारी लोकल लैंग्वेजेस अभी तक आती नहीं थी। तो क्या करते थे कि जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई उसके अंदर आपको पता है कि जो भी समाचार हैं, जो भी पत्र लिखे गए, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो जब लोकल लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाते थे तो लोगों को तो वो समझ में आ जाते थे, लेकिन सभी अंग्रेज उसे नहीं समझ पाते थे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया कि लोकल लैंग्वेजेस में आप न्यूज़पेपर छापेंगे ही नहीं। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ताकि उनको पढ़ने में दिक्कत ही ना आए, यानी कि उन्हें पता लगता रहे कि क्या छापा जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बात लिखी जा सकती थी लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि उनके लिए वो समझना मुश्किल होता था और इससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था 1878 में अंग्रेजों के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे बात हो रही है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ पे, प्योर मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस, सही बात है। आप गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, लोहा भी अगर प्योर होता है तो ये जितनी भी चीज़ें प्योर होती हैं तो शाइनिंग सरफेस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें सही बात है ये। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, बिल्कुल आपको लोहे को पिघलाना है, सोने को पिघलाना है, चांदी को पिघलाना है, ज़्यादातर मेटल्स की बात करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी। तो इनकरेक्ट एक ही बची, लेड एंड मरकरी आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं ये जरूरी नहीं है, इससे भी ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर है हीट के। कंडक्टर वही होता है जो हीट को कंडक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश ए फेस्टिवल ऑफ द गालो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से हमको क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। क्वेश्चन पूछ लें कि गालो ट्राइब कहाँ से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। वो अप्रैल के अंदर ना एक फेस्टिवल मनाते हैं, तो वो उस फेस्टिवल का नाम हमसे पूछा जा रहा है, तो उस फेस्टिवल का नाम है मोपिन। तो मोपिन नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है गालो ट्राइब के द्वारा, और गालो ट्राइब कहाँ से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ये थी आज की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर हमने जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।